Hello friends, welcome to my YouTube channel Barshi Neha Classes, which rests on the mantra of Success Begins Here. आज का जो मेरा लेक्चर है वो CBSE क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर है, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का जो चैप्टर है वो क्वाइट लॉन्ग चैप्टर है, इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स को डील कराया गया है, जिसमें आपके फ्योल आ जाते हैं, टायलर आ जाते हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो इनके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। डिफ़िकल्ट चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है, इजी है समझने के लिए, बट क्योंकि क्वाइट लॉन्ग चैप्टर है इसलिए मैंने अपने इस चैप्टर के लेक्चर को पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2 आगे करके मैं लेके आऊँगी। और क्यों ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक जो इसके अंदर है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम मैं आपको इस लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ बताना। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने चैप्टर 1 जो है बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग जानते होंगे, मैंने वो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, तो काइंडली आप उस लेक्चर को भी देख लें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और औरों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन सीरीज़ का एडवांटेज मिल सके। चलिए अब हम अपने लेक्चर को आज के स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है समझना कि प्रिंसिपल होता क्या है। प्रिंसिपल का मतलब होता है एक ऐसा लॉ, एक ऐसा थ्योरम, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि स्कॉलर्स के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी है उस फील्ड में, उस चीज़ के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया है, साइंटिफिक स्टडी की है और किसी एक कंक्लूजन पे वो आए हैं। उस कंक्लूजन को जब हम जनरलाइज कर देते हैं और जब हम पाते हैं कि उस लॉ को या उस स्टेटमेंट को हम जब भी अप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब वो ट्रू ही आएगा, सही आएगा, फॉल्स कभी भी नहीं आएगा। तो ऐसे प्रिंसिपल्स को जिनकी वाइड एप्लीकेबिलिटी होती है, वाइड एप्लीकेबिलिटी माने वो हर जगह पे ट्रू होगा, कहीं भी हम इसको अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ ट्रू आएगी और उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगा। यूनिवर्सल एप्लीकेशन माने होता है कि चाहे उसे छोटे से छोटे सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई किया जाए या बड़े से बड़े सर्कमस्टेंसेस पे अप्लाई किया जाए, सिचुएशन पे अप्लाई किया जाए, रिजल्ट हमेशा उसका सेम ही आएगा। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे जो लॉज होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। मैंने बताया आपको ये हर बार ट्रू होगा, जब भी इसको अप्लाई करेंगे रिजल्ट हमेशा ही ट्रू आएगा, वैलिड ही आएगा। दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। हमारे काम करने के तरीक़ों को, हमारे प्लानिंग को, हमारी मैनेजमेंट को वो फ़र्क डालता है, उस पर वो इन्फ्लुएंस डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ डिमांड का प्रिंसिपल। आप सब अगर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ। डिमांड का प्रिंसिपल, डिमांड का प्रिंसिपल मतलब क्या, एक वैलिड स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट है, एक साइंटिफिक थ्योरम है, एक लॉ है जिसको हम हर जगह अप्लाई करते हैं और रिजल्ट ट्रू आता है। और उसका रिजल्ट ट्रू क्या आता है कि जब भी हमारी प्राइस बढ़ती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो हो जाती है वो
कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये एक वेल डिफाइंड साइंटिफिक थ्योरम है। साइंटिफिक माने बहुत सारे सीरीज स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव किया गया है बाय रिसर्चर्स, बाय स्कॉलर्स, तब वो इस नतीजे पे आए हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब और कुछ नहीं होता, एक होता है और वो है जनरलाइज्ड। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ, एक तरह का जनरलाइज्ड क्या है, कंक्लूजन है। ठीक है, एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन है जो कि हर जगह आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसका रिजल्ट आपको हमेशा ही पॉजिटिव मिलता है। ठीक, एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन है। रिजल्ट पॉजिटिव का मतलब होता है वो हमेशा ट्रू है, हमेशा वो सही होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसकी हमेशा ट्रू आएगी, वैलिड आएगी। कॉज माने हुआ अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। ये एक जनरलाइज्ड प्रिंसिपल है, एक थ्योरम है, एक लॉ है। एक इसी तरह का जनरलाइज्ड प्रिंसिपल है जो कि आपका फ्योल ने दिया है। अभी जब हम लोग आगे सेकंड पार्ट के लेक्चर में आएंगे तो मैं आपको हेनरी फ्योल के सारे प्रिंसिपल बताऊंगी। उसमें एक है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि जब भी आप काम को बांट देंगे, मतलब एक्सपर्ट्स में बांट देंगे, तो जो आपकी एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी माने प्रोडक्टिविटी, काम करने का तरीका, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपका प्रोडक्शन, वो हमेशा क्या होगा, एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे हेडिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक वर्ड है, उस वर्ड में, और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एक अदर वर्ड है। उस टर्म में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो आगे डील करते हैं। पहला पॉइंट कहता है आपका, पहला पॉइंट आपको सिंपली बताता है प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस। प्रिंसिपल एक काम करने की गाइड है। गाइड माने आपको स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका बताते हैं, स्टेप्स बताते हैं। ठीक है, वही टेक्निक क्या है, टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट उस काम को करने का स्टेप या प्रोसीजर है। अब देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हुआ होगा, आई एम श्योर। मैं आपको एक सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। प्रिंसिपल एक गाइडलाइन है, मतलब आपको बता दिया कि डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये एक गाइडलाइन है, मतलब आपको बता दिया कि आपको डिवीजन ऑफ लेबर करना चाहिए। लेकिन वही टेक्निक क्या है, टेक्निक है आप डिवीजन ऑफ लेबर को कैसे करते हैं, किन किन मेथड से करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। ये आपके स्टेप्स डिफर कर सकते हैं। हर मैनेजर, हर जो भी सुपरवाइज़र है, उसकी अपनी आर्ट है, अपनी स्पेशलिटी है, अपना टैलेंट है, वो अपने अपने तरीके से उस प्रोसीजर को कराएगा। एक सिंपल बात है, एक काम को कराना ये गाइडलाइन है, ये प्रिंसिपल है। उस काम को कैसे कराना, उसके क्या स्टेप्स हैं, किन किन तरीकों से कराएंगे, वो टेक्निक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो एक सिंपल टर्म में देखते हैं, रिसर्च करना एक जनरल टर्म में प्रिंसिपल है, ठीक है, कि जितनी रिसर्च करेंगे उतना हमें जो कंक्लूजन है वो वैलिड मिलेगा, ट्रू मिलेगा। उस रिसर्च को किस टेक्निक से करना है, आपको सर्वे करना है, आपको घर घर जाके लोगों से पूछना है, कि आपको सर्वे पेपर यानी क्वेश्चन बांट देने हैं, ये आपका टेक्निक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल हेल्प टू टेक अ डिसीजन और एक्शन वाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक। हमें प्रिंसिपल पता है, डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। इट हेल्प्स टू टेक अ डिसीजन, और इस प्रिंसिपल को जानते हुए हम एक डिसीजन लेंगे कि हाँ, अब हमें भी अपनी कंपनी में, अपनी फर्म में, अपने बिजनेस में डिवीजन ऑफ लेबर को अपनाना चाहिए, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी जब प्राइस घटेगी, ये एक प्रिंसिपल है, लेकिन ये हमको पता होता है, ये हमारी गाइडलाइन है, लेकिन जब हम इसको एक्चुअली अप्लाई करने लगते हैं, ये हमें डिसीजन लेने में मदद करती है कि हाँ, अगर हमें अपनी सेल बढ़ानी है तो हमें अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा और क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या करता है प्रिंसिपल हमें किसी भी डिसीजन को लेने में हेल्प करता है। हमें प्रिंसिपल पता है कि प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमको पता है, ये हमारी स्टॉक ऑफ नॉलेज है, ये हमारे नॉलेज में, हमारे दिमाग में ये बात है जो साइंटिफिकली प्रूवन है और हर जगह इसकी एप्लीकेबिलिटी ट्रू होती है। लेकिन जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि हाँ, अब हमें अपनी सेल बढ़ानी है तो हमें इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल क्या करते हैं? हमें एक्शन या डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वही टेक्निक क्या है? इट इन्वॉल्व, वही बात है, हमने डिसीजन ले लिया कि हमें अपने कंपनी में जो दाम है, चीज़ों की प्राइसेस हैं, उन्हें कम करना है और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अब क्वालिटी को इम्प्रूव करने के कई तरीके हैं, उन तरीकों को जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा टेक्निक। वो तरीके क्या हो सकते हैं? हम प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम पैकेजिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब हमारा जो है, ये हमारी टेक्निक हो गई। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे तो आपको यही लिखना होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, नेचर क्या कहता है। पहले ही मैंने बताया इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि बिजनेस स्टडीज़ को करने के लिए मैंने एक तरीका बताया है लर्न करने के लिए, और वो है कोड्स के थ्रू हम लर्न करते हैं। अब इस पूरे नेचर को पढ़ने के बाद मैं एंड में आपको इसको याद करने का कोड बता दूंगी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब पहला पॉइंट यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इन प्रिंसिपल्स की
यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, चाहे छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, हर कोई इसको अप्लाई करेगा तो रिज़ल्ट उसको सेम मिलेगा, रिज़ल्ट उसको फ़र्क नहीं मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हो सकता है कभी कभी एक्सेप्शन हो जाए, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, कोई ऐसी सडन रिसेशन वगैरह आ जाए जिससे आपको वो रिज़ल्ट प्राप्त ना हो, अचीव ना हो, वैसे इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। फिर क्या है जनरल गाइडलाइन, ये जनरल स्टेटमेंट है, हमने पहले बताया था जनरलाइज्ड कंक्लूजन है, सबके लिए अप्लाई करता है, कोई डेटा कोई फिगर यहाँ पे मेंशन, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कि प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, अब कितने से बढ़ेगी, कितनी डिग्री से बढ़ेगी, ये नहीं है, ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। फिर आगे देखते हैं। फिर क्या है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस, मतलब एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मैंने पहले बताया ये प्रिंसिपल साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं ये, मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे, ऑब्जर्व किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, वैलिडिटी चेक करी होगी, वेरीफाई किया होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा होगा, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसलिए इनको बोलते हैं कि ये जो है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल माने ये डायनामिक है, इनका यूज़ तो सेम है बट डिग्री ऑफ यूज़ बदल सकता है, कितना मात्रा में अप्लाई करें इस प्रिंसिपल को, कितनी कम मात्रा में करें, कितनी ज़्यादा मात्रा में करें, ये हमारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हमने पहले बताया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस भी हमारे सामने आ जाते हैं। फ्लेक्सिबल वाला पॉइंट में मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ, विच कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर, ये प्रिंसिपल पता है, लेकिन उस प्रिंसिपल को किस तरीके से, किस टेक्निक से एग्जीक्यूट करना है ये मैनेजर के ऊपर होता है, एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, मैंने पहले बताया। फिर है मेनली बिहेवियरल, मेनली बिहेवियर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस करता है, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, एम्प्लॉयर्स क्या है, ह्यूमंस है ना, और ह्यूमन कंडीशन हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस, सोसाइटी की सिचुएशन बदलती रहती है, डायनामिक है, और ह्यूमंस कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना यानी उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, इसीलिए प्रिंसिपल का मेन काम है मेनली बिहेवियरल, मतलब लोगों के बिहेवियर को ये इन्फ्लुएंस करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब मैंने पहले बताया कॉज एक होगी उसका इफेक्ट होगा, प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस हमारे यहाँ पर कॉज है, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे हमारी क्या है, इफेक्ट है, वो हमेशा ट्रू होगी। जब भी किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये दोनों कॉज और इफेक्ट आएंगी तो हमारा रिलेशनशिप वैलिड हो जाएगा। सिचुएशन सिमिलर रहनी चाहिए, मतलब हम यहाँ पे इंफीरियर गुड्स की बात नहीं कर रहे होने चाहिए, लग्जरी आइटम्स की बात नहीं कर रहे होने चाहिए। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है कि क्वालिटी प्राइस जितनी कम हम समझ लेते हैं उसकी क्वालिटी भी उतनी कम है तो उसकी डिमांड भी उतनी कम हो जाती है, तो इस सिचुएशन में हमारा ये डिमांड का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर सिमिलर सिचुएशन है, सिमिलर कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू आएगा, वैलिड आएगा, सेम आएगा। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब होता है प्रिवेलिंग सिचुएशन के अनुसार,
एक पॉइंट ऑफ टाइम में जैसी परिस्थिति, जैसी सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करी जाती है और उसका रिजल्ट उसके ही अकॉर्डिंग बदलता है और उसकी डिग्री ऑफ रिजल्ट में भी बदल जाता है। कितनी डिमांड बढ़ेगी, कितनी डिमांड घटेगी, ये प्रिवेलिंग सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। इसमें वेरियस फैक्टर्स आ जाते हैं, हमारा इन्फ्लेशन आ जाता है, हमारा रिसेशन आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कंटिंजेंट है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिवेल करने वाली, चलने वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसका रिजल्ट चेंज होता है, ठीक। अब मैंने कहा था मैं यहाँ पे आपको इनके कोड्स बता दूंगी, ठीक है। तो कोड देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोड देखूँ तो पहला था यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दूसरा था जनरलाइज कंक्लूजन, फिर था आपका फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का ई ले लीजिए या प्रैक्टिस ले लीजिए, आप अपना कीवर्ड अपने आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद 3 वर्ड्स आएंगे, फ्लेक्सिबल, बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट एंड कंटिंजेंट। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आप यहाँ पे FBCC ले लीजिए, C फॉर कॉज एंड इफेक्ट और C फॉर कंटिंजेंट भी ले सकते हैं, अलग से C भी लिख सकते हैं ऐसे। या फिर अगर आप ज़्यादा कोड लंबा नहीं करना चाहते तो आप अलग से C ना लिखते हुए आप यहाँ पे डायरेक्टली C2 लिख दीजिए। ओके, सो यहाँ पे आप छोटा सा C2 लिख दीजिए तो आपको ये कोड हो जाएगा नेचर का याद करने के लिए, UGEFBC2। अब आप एक नोट्स को भी बना के सारे कोड्स को चैप्टर वाइज और हेडिंग वाइज नोट करते जाएंगे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, आखिर हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते ही क्यों हैं। तो वो सिग्निफिकेंस है, पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट टू रियलिटी। एक रियलिटी चेक देना, मैनेजर्स को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना, एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ये पहला सिग्निफिकेंस हुआ। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने प्रॉफिट को बढ़ाना। बिजनेस में प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और जो हमारी प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो वो तभी हो पाएगी जब रिसोर्सेज का हम अच्छे से यूज़ करेंगे, बिना वेस्टेज यूज़ करेंगे और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन माने फुल कोऑर्डिनेशन, फुल कोऑपरेशन, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के चलेंगे, एम्प्लॉयज़ को लेके चलेंगे, एक की बात को नहीं सबकी बात को कोऑपरेट करेंगे और किसी नतीजे पे, किसी डिसीजन तक पहुंचेंगे। फिर है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं तो इनके रिजल्ट हमेशा ट्रू आएंगे, हमेशा वैलिड आएंगे सिमिलर सिचुएशन में। तो ये हमें साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है, हमें ये श्योर शॉर्ट बता देगा कि हाँ अगर हम इस सिचुएशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमारी सेल बढ़ जाएगी और अगर हम नहीं अप्लाई करेंगे तो हमारी सेल घट जाएगी। फिर है हमारा
ओके, सो यही थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। गाइस, अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, प्रेस करें, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तो उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। ये जो चैनल है ये CBSE, ICSE के और सब्जेक्ट्स और यूनिवर्सिटी के BA के और इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी के सब्जेक्ट और मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स को डील करता है। इस समय मैंने आपको UGC नेट का JRF जो अभी 2020 जून में एग्ज़ाम आने वाला है उसकी सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, बट जो उसका जो रीजनिंग वाला टॉपिक जो मैंने कल से स्टार्ट किया है वो रीजनिंग वाले टॉपिक्स आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बैंक, SSC, LIC, AO, ARO, PO सब के लिए, बैंक PO सब के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अपियर करना चाह रहे हैं या उनकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, लाइक करना मत भूलिए। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे भी एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ, जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, बेनिफिशियल हैं। मुझे भी एक स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं आगे जो है आपको लेक्चर्स इसी तरह से प्रोवाइड करती रहूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कोई भी क्वेरीज हो या आपको जिस भी वीडियो के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फ्रेंड्स, काइंडली शेयर करना ना भूलें। एज यू ऑल नो, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, स्पेशली जो आजकल ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, it will mean that you are caring for others. So for now, thanks for watching and do comment to me in the comment box any queries which you have. I will definitely get back to you. For now, thanks for watching. Thank you.